हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवोल्यूशन एकेडमी में। और जितने भी एनटीपीसी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है या फॉर्म फिल करने वाले हैं और आगे परीक्षा में अपीयर होंगे, उन सभी के लिए यह मॉडल टेस्ट या जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ का ये वैसे तो तीसरी वीडियो है हमारी, और वैसे ये मैथ्स का जो मॉडल टेस्ट करके है वो हमारी ये दूसरे नंबर की वीडियो है। अब तक हम करीब 100 क्वेश्चन यहाँ पे करा चुके हैं डिस्कस। इस वीडियो के बाद 100 क्वेश्चन करीब हो जाएंगे और ये वीडियो हमारी प्रतिदिन के हिसाब से आती रहेगी और एग्ज़ाम टाइम तक चलेगी। मतलब अगर हम प्रति महीने हमारा टारगेट रहेगा कि 1000 क्वेश्चंस जो है हम इस सीरीज़ के माध्यम से यहाँ पे कवर करेंगे। तो 1000 क्वेश्चन प्रति माह, अगर 2 माह हो गए तो 2000, 3 माह के बाद पेपर हुआ तो 3000। तो इस तरह से अगर आप डेली इन केवल प्रश्नों की ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक बहुत ही अच्छी आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है और इस उम्मीद को हम पूरा भी करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो लिए हैं क्वेश्चन वो करीब 31 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जल्द ही हम रीजनिंग और जीएस की उसके भी यहाँ पे हम मॉडल टेस्ट यहाँ पे लेने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हैं, चाहे वो हमारे मैथ्स के होंगे या आगे रीजनिंग के और जीएस के, ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी मतलब जो है वही बिल्कुल वैसा ही मिलेंगे एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, कापी और पेंसिल लेकर कर बैठिएगा आप और क्वेश्चंस को साथ में ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद में जो है लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर जो हैं सही हुए हैं, ठीक है, जिससे कि जो है आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें और वीडियो देखने का भी आपको जो है प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। अगर आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है मत देखिए, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। देखिए तो फिर पूरी देखिएगा और जो है सारे क्वेश्चंस लगाइए, समय निकाल के पूरी वीडियो देखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो हमें दे रखा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात जो है वो कितना अनुपात है, 3:5 है। मतलब अगर हमारी एक संख्या 3x हुई तो दूसरी संख्या हमारी 5x हो जाएगी। इसके बाद हमसे क्या कहा है, उनका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम आपका क्या दे रखा है, उन्होंने एलसीएम दे रखा है 120, ठीक है। इसके बाद पूछा है हमसे कि वो संख्याएं क्या होंगी, मतलब जो 3x है वो क्या होगी और जो है 5x है वो क्या होगी। तो 3x और 5x का अगर हम एलसीएम लें तो 3 × 5 × x, ये जो है एलसीएम इसका आ जाएगा। और यही एलसीएम हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 के बराबर। तो 3 × 5 = 15 और 15 × 8 = 120। मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अब हम जो है वैल्यू रख सकते हैं। तो संख्या हमारी है 3x और 5x। तो 3x में वैल्यू रखेंगे तो 3 × 8 और ये हो जाएगी हमारी 24। इसी तरह से 5 × 8 और ये हो जाएगी हमारी 40। तो संख्या हमारी 24 और 40 आ गई हैं। और जो कि ऑप्शन हमारा है बी, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोई कंपनी है और उसमें महिला और पुरुष, मतलब जो मेल हैं और फीमेल, तो मेल और फीमेल की जो संख्या है उनका जो है अनुपात है वो कितना है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। मतलब 2x मेल है तो 3x फीमेल है, इस तरह से दे रखा है। सॉरी, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे मेल फीमेल का कन्फ्यूजन हो गया। पहले फीमेल का अनुपात दे रखा है, मतलब महिलाओं, और फिर दे रखा है पुरुषों का अनुपात। तो इसका मतलब जो है फीमेल अगर हमारी 2x है तो मेल हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3x है, क्योंकि जो अनुपात हमें दिया है वो महिलाओं और पुरुषों का दिया है, ना कि पुरुषों और महिलाओं का दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या है वो 90 है, मतलब 3x की वैल्यू अगर हमें दे रखी है कितनी, 90 दे रखी है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 90/3। इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, मतलब x की वैल्यू है जो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद पूछा है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, टोटल संख्या हमें बतानी है। तो टोटल संख्या हमारी कितनी है, 3x
पुरुष हो गए और 2x महिलाएं होगी, 5x टोटल हमारी संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 30 बराबर 150। तो कुल संख्या जो हमारी निकल के आएगी कर्मियों की, वो कितनी निकल के आएगी, वो हमारी निकल के आएगी 150, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो हरीश और प्लस में विमल, ये दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में 15 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया। 15 दिन क्या किया है, साथ में काम उन्होंने किया है, साथ में काम किया है। और उसके बाद जो काम बचा है उसको हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया है। हरीश ने अकेले उसको फिर 10 दिन में पूरा किया है, बाद में जो बचा है काम। ठीक है। इसके बाद कह रहा है हरीश इस कार्य को पूरा कर सकता है कितने दिनों में, ये हमसे पूछा है। तो कंप्लीट कार्य जो है हमें बताना है हरीश कितने दिनों में कर सकता है। हरीश और विमल 20 दिन में काम को करते हैं। तो हमने मान लिया कि काम भी हमारा 20 यूनिट है, कोई भी काम है वो हमारा 20 यूनिट है। और हरीश और विमल हैं 1 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे, तभी तो वो 20 दिन में पूरा काम कर पाएंगे। मतलब एक दिन में जो है वो 1 यूनिट काम करते हैं, हमने ऐसा मान लिया है। तो इस हिसाब से जब दोनों ने, हरीश और विमल ने 15 दिन काम किया है, तो 15 गुणा 1 यूनिट प्रतिदिन हमने माना ही है, तो वो 15 यूनिट काम कर देंगे 15 दिन में। इसके बाद जो शेष काम बचेगा, तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, शेष काम हमारा बचेगा 5 यूनिट। इस 5 यूनिट काम को हरीश कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, जो शेष काम है, यही तो हमें बताया है। तो हरीश की जो एफिशिएंसी है, हरीश की जो वो एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 5/10, क्योंकि 5 यूनिट काम है और उसे 10 दिन में करता है, मतलब 1/2 जो है वो हरीश की एफिशिएंसी हमारी निकल आई है। कह रहा है हरीश पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम हमारा कितना है 40/1/2, और इसको जो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 40 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल काम है हमारा 20, यहाँ पे टोटल काम हमारा है 20/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 दिन। ठीक है, 40 दिन उसको जो है यहाँ पे लगेंगे कितने, पूरा काम करने में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है PQRS एक चक्रीय समलंब त्रिभुज है, चतुर्भुज है। अब चक्रीय है तो चक्रीय का मतलब क्या होगा कि जो इसकी चारों भुजाएं हैं, ठीक है, वो शीर्ष जो हैं वो मतलब जो है वृत्त के परिधि पर होंगे, चक्रीय का ये होता है। और दूसरा ये होता है कि इसके जो हैं आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। ठीक है। और समलंब है तो इसका मतलब 2 भुजाएं इसकी समांतर हैं और 2 समांतर नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, अब इस प्रश्न को हम करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने एक बड़ा सा वृत्त बना लिया समझाने के लिए। सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया। इसके बाद बताया इसमें 2 भुजाएं PQ हैं और RS समांतर हैं। ठीक है, समलंब है, समांतर होंगी। और भुजा PQ व्यास है, तो अगर ये केंद्र है हमारा मान लिया, तो ये भुजा PQ आपकी होगी और जो क्या है हमारा व्यास है, तो PQ हो गया। और इसके बाद हमने एक भुजा RS मान ली, PQ R और S, और इन सबको हमने दिया है मिला, तो ये हमारा एक चक्रीय समलंब त्रिभुज बन गया। ठीक है। इसके बाद में हमें दे रखा है QPR, तो QPR मतलब अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कोण हमारा बना है QPR, ये जो है ये कोण जो हमारा बना है QPR बना, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री। ठीक है। एक बात और भी देखें, अगर QPR ये त्रिभुज में अगर देखें तो ये जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, तो ये 90 हो गया। तो जो कोण Q है वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 अंश। ठीक है। तो इसके बाद हमसे पूछा क्या है, कोण PSR, ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो कोण PSR हमसे पूछा। कोण PSR का मतलब क्या हुआ, कोण PSR हमें यहाँ पे जो है ज्ञात करना है। तो कोण PSR
और प्लस में कोण पी क्यू आर, ये वाला जो 50 डिग्री है, इन दोनों का योग कितना आता है 180, क्योंकि ये हमारा है चक्रीय। चक्रीय में क्या होता है, आमने सामने के कोण कितने होते हैं 180 डिग्री। तो पी एस आर हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें 50 डिग्री पता है, तो कोण पी एस आर प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी एस और तो क्या है, कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये कोण जो है हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी इसमें ये लगी है कि समकोण में बना त्रिभुज जो होता है वो हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। और दूसरा चक्रीय चतुर्भुज में हमें ये याद रखना है कि आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो दो आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लगी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर किसी में पहले x आम है तो 1 मिनट बाद, ठीक है, वो 2x हो जाएंगे। या हम कहें अगर किसी टोकरी में 2x आम है तो ठीक 1 मिनट पहले वो कितने रहे होंगे, 1 मिनट पहले वो कितने रहे होंगे x रहे होंगे। ठीक है, तभी तो वो अगले मिनट में डबल होके 2x हो गए। इस बात को आप समझ लीजिए। इसके बाद कह रहा है यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी भर जाती है, ठीक है, 30 मिनट में पूरी भर जाती है तो टोकरी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 30 मिनट में पूरी भर जाती है, पूरी, ठीक है, पूरी भर जाती है कितने में 30 मिनट में, 30 मिनट में पूरी भर जाती है तो आधी भरने में कितना समय लगेगा, इसका 1 माइनस कर देंगे, मतलब 29 मिनट में पूरी का जो है आधा, मतलब आधी जो है टोकरी हमारी भर जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 63 है, व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। तो संख्या हमने मान ली है, एक हमारी ए है, दूसरी बी है। तो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी दे रखा है हमें 16। संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणा b दे रखा है कितना आपको 63। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, व्युत्क्रम का योग मतलब 1/a और 1/d b, इसका योग हमसे पूछा है क्या होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी बटे a इंटू बी। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 16 और a इंटू बी की वैल्यू पता है कितनी है, वो है हमारी 63। तो 16/63 जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ हैं और जो है सम्मुख चल रही हैं। सम्मुख का मतलब होता है एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो एक हमने मान ली है ए हमारी है और एक मान ली हमने बी हमारी है। ठीक है, रेलगाड़ी ए है, इसकी जो गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी बी है, उसकी जो गति है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये सम्मुख चल रही हैं एक दूसरे की तरफ। इसके बाद क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड समय लेती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं, 30 सेकंड समय लेती हैं। यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट है, अब एक दूसरे के सम्मुख हैं तो इनकी स्पीड जो है वो हमारी जुड़ जाएगी और वो हो जाएगी 80 + 70। और अगर एक ही दिशा में होती तो ये स्पीड घट जाती, तो स्पीड हो गई 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो जो ट्रेन ए है और प्लस ट्रेन बी है, इतनी ही डिस्टेंस ये जो कवर करेंगी वो कितने में 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ए बी की जो भी हमारी जो लंबाई है उतनी ही डिस्टेंस ये कवर करेंगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि 30 सेकंड में जो है 30 सेकंड में 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कि स्पीड से इन्होंने जो है कितनी डिस्टेंस यहाँ पे कवर करी है। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगी। तो अब इसको हम भाग करते हैं, तो 3 और 6 18। ठीक है, तो 6 से काट दिया और यहाँ पे 3 से फिर काटेंगे हम, तो 3 से अगर इसको या 6 से ही काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25
छंगे 150, तो ये 25 आ गया। 25 पंजे 125 और एक जो जीरो हमारा यहाँ पे बचा था वो शून्य लगा दिया, तो 1250 मीटर जो है हमारी डिस्टेंस निकल आई। इसके बाद हमें दे रखा है ट्रेन ए की लंबाई हमें दे रखी है, ट्रेन ए की लंबाई दे रखी है। ए की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 300 दे रखी है। तो ये हमारा ए प्लस बी बराबर हुआ ना 1250, क्योंकि दोनों के बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू मतलब 300 प्लस में बी बराबर 1250। तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1250 माइनस 300 बराबर 950 मीटर। मतलब ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 950 मीटर होगी। ठीक है, इस प्रश्न को अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 250 का 27%, 250 का 27% माइनस 0.02% ऑफ किसका प्रतिशत है? तो इसको बटे में 0 कर देते हैं, 1000 का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो हमारा यहाँ पे बचा है। अब यहाँ पे ये 250, तो 1 जीरो से हमने इसका 1 जीरो कट कर दिया और जो है 25 गुणा 27 करते हैं। 25 गुणा 27 करेंगे तो 675 आएगा और बटे में 10 था तो 1 दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस इसका 1 जीरो जो है इस तरफ को पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, दाईं तरफ तो हो जाएगा 0.2, क्योंकि 10 से यहाँ पे गुणा हो रही है। अब 67.5 माइनस 0.2 करोगे तो आएगा 67.3। अगर जीरो आगे लगाना चाहो तो लगा लो, अदर उसकी बात कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है। मतलब ए और प्लस बी बराबर 25। अगर संख्याएं हमने ए और बी मानी है तो उनका योग कितना मान लिया है हमने? 25 है। उनके बीच का अंतर 15 है, मतलब ए और माइनस बी बराबर कितना है? 15 है। ठीक है, कह रहा उनका अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर 25 और 15 हो गए हमारे 40 और a बराबर हमारे यहाँ पे कितने निकल आया? 20। a की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 25, मतलब b बराबर यहाँ पे आ गया हमारा 5। अब a और b का अनुपात निकाल दें तो 20:5, मतलब 4:1, 4:1 हमारा निकल आया, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। तो इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे एक खंबे के शीर्ष से, तो कोई खंबा है, एक खंबा हो गया, एक खंबे के शीर्ष से, शीर्ष का, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद का मतलब जो नीचे जहाँ से लगा हुआ होता है ज़मीन से, पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी, यहाँ से ये 20 मीटर कोई दूरी है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये कोई बिंदु है, बिंदु का उन्नयन कोण 45 है, मतलब ये कोण जो है 45 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो है h हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। ये जो कोण है हमारा 90 डिग्री है। एक बात और भी हमें पता है, समान भुजाओं के सामने का कोण कितने होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि ये भी कोण हमारा कितना आएगा? 45 डिग्री। मतलब ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी ऊंचाई उसकी, खंबे की ऊंचाई? तो खंबे की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगी है, फिर से सुन लीजिए, वो ये लगी है कि समान कोण की किसी भी त्रिभुज है, अगर वहाँ पे समान कोण है तो समान कोण की सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापारी को हानि होगी या लाभ होगी और वो कितना होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20 वस्तुओं का जो क्या है लागत, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बराबर 15 वस्तुओं का क्या है? सेलिंग प्राइस, वो क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं CP/SP, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 15/20। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 की वस्तु है
और जिसका कॉस्ट प्राइस 3 है और उसको 4 में बेचा गया है, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो 1 का लाभ हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 3 पे लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ होगा? 33:1/3%। और क्या होगा? ये लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन जो है हमारा वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 33.33% लाभ। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर और बटे में हमें दे रखा है 0.27 प्लस 0.13। तो ऊपर जो है हमारा सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इस सूत्र को हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.27 माइनस 0.13, अगली ब्रैकेट में आएगा 0.27 प्लस 0.13 और नीचे आएगा 0.27 प्लस 0.13। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये पूरी कट जाएगी। बाकी 0.27 माइनस 0.13 इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.14, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि x² बाई स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 दे रखा है। अब वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो xy माइनस 1/xy की हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगी हमारी x² की तो वैल्यू दे ही रखी, तो xy और माइनस 1/xy की वैल्यू हो जाएगी √83 माइनस 2 और ये हो जाएगा 81 बराबर कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी। ये सीधी सी हमारी आइडेंटिटी है, कुछ हमें याद करनी पड़ती हैं, बल्कि ये तो बहुत ही इजी है। सीधे से फार्मूला जो होता है हमारा a प्लस का होल ऑफ स्क्वायर वाला और a माइनस का b का होल ऑफ स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले से यहाँ पे निकल आती हैं। ठीक है, जो सर्वसमगाएँ हैं हमारी उनसे सिंपल है। अगर हम इसकी कंटेंट की वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं और कहाँ पे हम 2 प्लस करेंगे या कहाँ पे हम 3 माइनस करते हैं, 3t माइनस करते हैं। वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब कभी भी हम अगर आगे वीडियो बनाते हैं तब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं एक कालीन की लंबाई, तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी है आपकी? वो है 20 सही 5/2, मतलब 20 दूनी 40 और 5 45/2 मीटर टोटल लंबाई है। इसके बाद में कह रहा है इससे जो है 4 सही 1/2, मतलब 4 दूनी 8 1 9/2 मीटर। ठीक है, लंबाई के कालीन के कितने पीसेस बनाए जा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? टोटल लंबाई और जो है उसकी लेंथ, उसके बाद जो एक टुकड़ा है, ठीक है, लेंथ, उससे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45/2 और एक जो टुकड़े है उसकी कितनी है? 9/2। तो 2 से 2 कट गया, 9 से इसको काटा तो आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पीसेस बन जाएंगे? 5 पीसेस यहाँ पे टोटल बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 पीसेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 48 हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 48 छात्र हैं। कह रहे उनकी उपस्थिति का कुल 3/8 जो है उपस्थित हैं। कितने हैं उपस्थित? तो उपस्थित जो हमें संख्या बता रखी है वो कितनी बता रखी है? 3/8 संख्या बता रही है। तो 6 3 6 48, तो 3 × 6 बराबर कितना आ गया? 18 छात्र कितने हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। कह रहा है तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो अनुपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे? 48 माइनस 18 बराबर कितने आपके यहाँ पे आ गए? 30। कितने आ गए? 30 छात्र जो होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे उस दिन उपस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कोई बेलनाकार टंकी है। ठीक है, बेलनाकार कोई टंकी है। उस बेलनाकार टंकी की क्षमता जो है वो कितनी दे रखी है? 2376 मीटर की पावर 3, क्योंकि ये मीटर की घात 3 में होता है, क्षमता है मतलब ये आयतन होता है।
और जो हमें रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है। तब टंकी की गहराई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, मतलब गहराई का मतलब यहाँ पे हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो जो हमारा F7 होता है और पाई आर स्क्वायर एच की जो हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है हमें 2376 जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है 21, यहाँ पे जो दे रखी है हमें वो है 21 मल्टीप्लाई बाई एच बराबर 23 और 76। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पे 7 3 21 3 आ गया, और 22 से हम इसको कट करेंगे। 22 से कम 22 हो गए, और यहाँ पे जो बचा है 1, और इसके बाद में है 7, तो कोई नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, और फिर बचा है हमारा 6, तो 176 तो हो गया, 8 लग जाएगा, तो 22 8 176। 3 से इसको काटेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा 36, और इसके बाद एच जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो 36/21। इसको हम काट सकते हैं, 7 3 21 और 12 3 36, तो 7 और ये आ गया 12, तो 12/7, तो 7 एकम 7, बच्चे हैं 5 और 7 7 49, बचा है 1। इसके बाद भी देखते हैं कोई ऑप्शन, तो वो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। तो जो गहराई निकल के आई है वो हमारी निकल के आएगी 1.71 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है किसी कंपनी में 15 पुरुष या 20 महिलाएं, तो 15 पुरुष या 20 महिलाएं, मतलब ये बराबर हैं। ठीक है, 20 महिलाएं के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, 20 महिलाएं, तो इसको हम मेल और फीमेल का रेशियो निकालते हैं उनकी एफिशिएंसी का, तो यहाँ पे निकल के आएगा 20/15 मतलब 4/3। कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 15 मेल काम को कितने दिनों में करते हैं, 26 दिनों में, या 20 महिलाएं, बात वही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कितने, तो 30 मेल प्लस 12 फीमेल मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमने मान लिया वो डी दिनों में यहाँ पे करेंगे। तो 15 गुणा 4, क्योंकि जो है मेल की एफिशिएंसी है 4, और यहाँ पे हो जाएगा गुणा 26 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 12 गुणा 3 मल्टीप्लाई बाई डी। इसको आगे करते हैं, तो 4 3 12 मतलब 120, और प्लस में 12 3 36, कुल मिलाकर आ गया 156 गुणा डी बराबर 15 गुणा 4 गुणा 26, 26 छंगा कितने होते हैं 156। अब इसको 6 से काटें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो डी बराबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर कितने आ जाएंगे हमारे 10। कितने आ गए हमारे यहाँ पे 10, तो कुल मिला के ये हो गई हमारी 10। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि 5000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, तो 5000 रुपये हैं हमारे, इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट और जो है हमारा चक्रवृद्धि इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका जो है हमें क्या करना है, अंतर यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमें क्या करना है, अंतर यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 5000 कितने 10% से कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए हमें जो है निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 3 15, 1500 रुपये जो आपका, तो ये हमारा निकल आया है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ऐसा ही यहाँ पे हमारा निकल आया है 1500 रुपये। अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले जो हम यहाँ पे निकालते हैं मिश्र धन जो होगा चक्रवर्ती मिश्र धन। ठीक है, तो वो मिश्र धन हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू पावर t। तो 5000 1 + 10/100 पावर 3, इसको काटेंगे तो 10 ये हो ही गया, और ये हो जाएगा 5000
मल्टीप्लाई 11/10 1 10 एकम 10 और 1 11/10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 1331 11 11 में 121 गुणा 11 1331 या घन उसका होता है 1331 और अपान में 1000 3 जीरो से 3 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1331 तो 5 एकम 5 5 3 15 के 5 हाथ से लगा 1 5 छक्का न 5 3 15 1 16 और 5 एकम 5 और 1 6, तो 6655 रुपये जो है हमारा क्या निकल आया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लस में मूलधन। ठीक है उसका जो, तो ये मिश्र धन है चक्रवर्ती वाला। तो यहाँ पे हम जो अगर निकालें क्या निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो आ जाएगा 6655 माइनस 5000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1655 रुपये। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे किससे, तो अगर हमें निकालना क्या है CI माइनस SI, तो हो जाएगा हमारा 1655 माइनस 1500 बराबर 155 रुपये। तो ये आंसर जो हो जाएगा हमारा डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है तो समरूप त्रिभुजों के परिमाप जो है, समरूप का मतलब होता है जो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के जैसे ही हों, बस कोई एक बड़ा होगा तो एक कोई छोटा होगा, बस इतना फ़र्क होगा। बाकी सारे एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे त्रिभुज में, बाकी उनकी भुजाओं में जो अनुपात होगा वो वही अनुपात होगा, परिमाप में जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो हमें दे रखा है कि उनके परिमाप जो है 4824 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो एक्स वाई जेड वाला ये हो गया हमारा एक्स वाई और जेड, और ये जो हो गया हमारा पी क्यू और आर। पी क्यू आर वाला जो है वो है 48 इसका परिमाप, और इसकी जो भुजा जो ये इसका परिमाप है वो 24 है। मतलब इनके परिमापों में जो अनुपात है वो 1:2 का अनुपात दे रखा है। इसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। ठीक है, 12 दे रखी है। तो फिर हमारी किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पी क्यू की वैल्यू पूछी है, तो पी क्यू की वैल्यू इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, और पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल आएगी 12 गुणा 2 बराबर 24। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का मासा 6 है, HCF जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, और LCM जो दे रखा है वो 84 दे रखा है। एक संख्या हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 42 दे रखी है। दूसरी संख्या जो हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो सीधा सा होता है फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM की वैल्यू है 84, HCF की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे हमें सेकंड संख्या निकालनी है, तो बटे में फर्स्ट संख्या आ जाएगी, और फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है 42, तो 42 दूनी 84, तो 6 दूनी 12। सेकंड संख्या जो है हमारी कितनी निकल आई है 12, तो इसका राइट आंसर कैंसिल हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 12। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें, कह रहा है किसी कक्षा के 7 विद्यार्थियों के गणित विषय का प्राप्तांक कितना है 43 44 45 और 43 44 और जो है 65 41 53 65 62 है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, किसी भी आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 2 बार 65 आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में 60% छात्र सफल हुए, अगर टोटल 100% हैं छात्र, तो सफल जो हुए हैं वो कितने हुए हमारे 60% हुए हैं। इसका मतलब हुआ है कि जो असफल हुए हैं वो हमारे कितने हुए हैं 40% हुए हैं। कह रहे असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, मतलब 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 240 दे रखी है। तो कह रहे सफल होने वाले छात्रों की संख्या निकालो, मतलब जो हमें 60% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 बटे 40 गुणा 60, 4 छंग 24, 6 से कट गया 6 छंग 36, 360 जो है वो संख्या हमारी किसकी आ जाएगी सफल होने वालों की। तो आंसर किसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 360। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं,
कह रहा है किसी वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल 154 है। परिधि का क्षेत्रफल कितना है? 154 है। मतलब किसी वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि अलग होती है, परिधि का क्षेत्रफल नहीं होगा। परिधि तो 2πr होती है और क्षेत्रफल हमारा πr² होता है। तो क्षेत्रफल जो हो गया हमारा वो πr²। कितना दे रखा है? 154। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई r² बराबर 154। 22 से इसको काटेंगे तो आएगा 7। r² बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7। r बराबर हमारा कितना निकल आएगा यहाँ पे? 7। r की वैल्यू हमारी आ गई 7। इसके बाद हमसे पूछा है परिधि कितनी होगी? परिधि, ठीक है। तो परिधि कितनी होगी हमारी? 2πr, मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा 7, ठीक है। तो 7 से हम इसको 7 को काट देंगे और परिधि जो हमारी निकल आएगी 22 दूनी 44। और अगर सेंटीमीटर में है सारे तो सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री इज, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है हमें tan थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है? 5। स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 25। एक दूसरे के से ये कट जाएंगे क्योंकि जो होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23, ठीक है। ये 23 आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद में हमें अगली जो वैल्यू यहाँ पे रखनी है, जो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमें पता लग गई। इसकी वैल्यू हम और निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुणा tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जो हमें निकालनी है? वो निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आई है 23 और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली है 6 बराबर कितनी आ जाएगी? 29। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 29। ये मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर इतना है 1540 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया पहले छोटी संख्या हमारी कितनी है? a है। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? भागफल कितना जाता है? 6, तो 6 से, और शेष कितना बचता है? 5। तो ये जो हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। तभी तो भाग अगर करेंगे तो भागफल 6 आ जाएगा और शेषफल हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद इनका अंतर दे रखा है, मतलब 6a प्लस 5 माइनस a, और ये दे रखा है हमें कितना दे रखा है? 1540, 1540 दे रखा है। यहाँ पे हमारा कितना बचा है? 5a बचा है, और ये जो प्लस के 5 है ये उस तरफ भेज देंगे तो माइनस को जाएंगे, तो 1535 हो जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 × 15, और इसके बाद में 3 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लेंगे, और 35 हो जाएगा। 3 से 5 7 35, तो 307 जो है हमारा वो आ गई, हमारी कौन सी आ गई? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 307, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 15 गुणा 14 माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 17। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 और प्लस 17, 9 और प्लस 17, ये कितने हो गए आपके? 9 और 17 26, ठीक है। प्लस और ये माइनस का 30 और 15 और गुणा 14, तो ये हो गए 210। 15 चौकू 60, हाँ 150 160, हाँ 210, ठीक है। तो 210, और यहाँ पर जो इसको हम करें तो आ जाएगा माइनस का 4, तो 210 माइनस 4 बराबर 206।
तो 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रूट 3 की पावर n बराबर 7 to 9। तो इसको करेंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 6 स्क्वायर कर देंगे। 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 12 कंपेयर कर देंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12, राइट आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री अपॉन साइन 19 डिग्री। इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, अपॉन में कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री अपॉन में साइन 19 डिग्री। फर्स्ट चतुर्थांश में जा रहा है तो यहाँ पे केवल चेंज होगा और साइन सबके पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस 67 डिग्री अपॉन में कॉस 67 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री अपॉन साइन 19 डिग्री। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आंसर, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यापारी ने 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर दी है, साधारण ब्याज कितना होगा? तो 12,50,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए दी है, तो जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो बचे हमारे, तो ये हमारा बच्चा है मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे। 25 पंजे 125 के 5 यहाँ से लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 का 2 यहाँ से लगा 6 और 25 से कम 25 और 6 31 और 2 जीरो हमारे यहाँ पे। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 3,12,500, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्रैकेट दे रखी है, फिर हमें 3√2 + 2 मल्टीप्लाई 3√2 - 2 फिर ब्रैकेट ऑफ 13 + 15। यहाँ पे देख लगा रखा है ऑफ, मतलब ये मल्टीप्लाई है और एक कंप्लीट का मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट के साथ में दे रखा है। एक सूत्र अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है, a + b × a - b बराबर a² - b², वर्गांतर वाला। भाई यहाँ पे लगाएंगे तो 3√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ऑफ का मतलब गुणा, और प्लस में आ गया 15, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 दूनी 18 और -4 मल्टीप्लाई बाई 13 और प्लस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणा 13 और प्लस में कितना आ जाएगा 15। 14 गुणा 13 182 और प्लस में 15 कितना आ जाएगा 197, मतलब जो है ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x = 9, और इसके बाद जो वैल्यू पूछी है हमसे वो किसकी पूछी है, x² + 1/x² इज। ये क्वेश्चन खूब आते हैं। तो x² + 1/x² बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 2, 81 - 2 बराबर 79, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इवोल्यूशन एकेडमी का फैमिली मेम्बर बन जाइए। फैमिली मेम्बर बनने का मतलब ये है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पे आप दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी है आपको नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, हमारी फैमिली का मेंबर बने रहें। और इसके बाद में आगे की जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप एंजॉय करते रहिएगा, साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।